तो चलिए बात करते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर पे। सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस पे चर्चा करेंगे। इसका जो बेसिक एप्लीकेशंस है उनमें से जो सबसे आसान एप्लीकेशन है या फिर कहें समझने के लिए जो सबसे आसान है वो है कि किस तरह से हम एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का जो लाइट है उसका वेवलेंथ पता करेंगे। इसके और भी एप्लीकेशंस है इस इंटरफेरोमीटर का, जैसे कि इससे हम दो लगातार स्पेक्ट्रल लाइंस का जो वेवलेंथ डिफरेंस है इसे पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम इससे किसी एक बहुत ही पतला ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो थिकनेस है और उस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी हम पता लगा सकते हैं। और हम स्टैंडर्ड मीटर को मेजर कर सकते हैं इससे, और किसी गैस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं, सो ऑन। बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो फिलहाल ये पहला वीडियो है तो हम इसके वर्किंग पे बात करेंगे और इसके कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे रादर, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि इससे किस तरह से हम किसी मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ पता करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो जो रियल फिगर है उस फिगर में अगर आप देखें तो यहां पर कहीं एक सोर्स है, यहां पर लाइट का एक सोर्स है। सो इस सोर्स से लाइट जनरेटेड हुआ, ये एक लेंस के थ्रू पार हुआ। अगर आप इस दूसरे फिगर में देखें तो आपको दिखेगा यहां पर एक सोर्स है जहां से कि लाइट रे यहां से, मुझे वेव कहना चाहिए क्योंकि हम इंटरफेरेंस पे बात कर रहे हैं, तो लाइट का वेव जो है इस लेंस से पार हुआ कुछ ऐसे, और फिर ये पार होता है यहां से एक ग्लास का एक स्लैब से, जो कि स्लैब आपको यहां पर दिख रहा है। अब होता यह है कि लाइट का जो वेव है वो इस तरह से पार होता है, स्लैब में यहां इंसिडेंट होता है और साथ ही साथ ये रिफ्रैक्टेड हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्टेड होने के बाद इसका एक पार्ट सीधा ट्रांसमिटेड हो जाता है और दूसरा पार्ट में होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये इस पाथ से पार होता है। और यहां पर दो मिरर्स है, एक तो यहां पर मिरर M1 और यहां पर मिरर M2। तो इस मिरर से, मिरर M1 से लाइट का वेव जो है ये रिफ्लेक्टेड होता है और ये वापस आता है, और वापस आते हुए ये फिर से यहां रिफ्रैक्टेड होता है और वापस ये ट्रांसमिटेड हो जाता है, और यहां पर एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जाके ये इंसिडेंट करता है, जो स्क्रीन आपको यहां पर दिख रहा है। और साथ ही साथ ये दूसरा जो वेव था जो कि इस डायरेक्शन में गया हुआ था वो M2 से रिफ्लेक्टेड होता है, वापस आता है, और इसका एक पार्ट यहां से रिफ्लेक्टेड हो जाता है और वो स्क्रीन में जाके इंसिडेंट करता है। दो लाइट वेव्स, दोनों का होता है इंटरफेरेंस यहां पर। और यहां पर ये एक नॉब है, इस नॉब को रोटेट किया जाता है और रोटेट करने से हमें इस स्क्रीन में जो दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए नीचे आपको दिख रहा है, यहां पर देखिए ये जो फ्रिंजेस है, ये फ्रिंजेस धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ रहा है या फिर कहे छोटा हो रहा है और सेंटर में जाके ये गायब हो जा रहा है। एक एक बार जब ये फ्रिंजेस गायब हो जाता है तो हम कहते हैं वो सेंटर को क्रॉस करता है। सो इसी क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंडेंट होता है इसका थ्योरी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये क्रॉसिंग होता क्यों है। देखिए मान ले कि ये अभी एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है इस स्क्रीन में। अभी अगर नॉब को आप रोटेट करते हैं तो नॉब को रोटेट करने से होता यह है कि यहां पर ये जो मिरर है ये मिरर आगे पीछे मूव कर सकता है। तो चलिए मान लेते हैं मिरर पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो इस फिगर में अगर आप देखें तो यही मिरर, ये मिरर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये मिरर थोड़ा सा आगे मूव कर गया, यही M1 मिरर ये थोड़ा सा आगे यहां तक आ गया। और अब अगर आप देखें ये डिस्टेंस जो है, मैं यहां आपको बता दूं, ये डिस्टेंस बहुत छोटा डिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा जैसा आपको दिख रहा है, इतना बड़ा डिस्टेंस है। रिलेटिवली ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो हमने मान लिया ये डिस्टेंस है D।
तो अब हो क्या रहा है, देखिए पिछले केस में भी इंटरफेरेंस हो रहा था यहां पर स्क्रीन में, अब भी इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अब मुद्दा यह है कि मान ले ये मोनोक्रोमैटिक लाइट अगर है, मान ले ये जो सोर्स है ये रेड कलर का एक सोर्स है मोनोक्रोमैटिक लाइट, तो ये लाइट का वेव यहां से पार हुआ, अब ये यहां से पार हुआ यहां से, जैसा कि इससे पहले हमने बात किया था, और मिरर जो पिछले पोजीशन में था वहां से ये रिफ्लेक्टेड हुआ था, और रिफ्लेक्टेड होने के बाद यहां स्क्रीन में इंसिडेंट किया था, और इधर से भी लाइट रे जो है वापस यहां से रिफ्लेक्टेड होने के बाद स्क्रीन में इंसिडेंट किया था। उन दोनों का हो रहा था इंटरफेरेंस। यहां अगर हम यहां डी डिस्टेंस मूव करते हैं तो लाइट रे जो इस डायरेक्शन में प्रोपगेट किया था उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो लाइट रे इस डायरेक्शन में प्रोपगेट किया था और M1 से रिफ्लेक्टेड होकर वापस आया था, अब इसे थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और कितना कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा पिछले केस से? अगर आप देखें मिरर डी डिस्टेंस नीचे आ जाए तो इस केस में लाइट वेव जो है, जो कि इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा था, उसे 2d डिस्टेंस कम ट्रैवल करना होगा। क्यों? क्योंकि d डिस्टेंस जाने का और d डिस्टेंस आने का, ये डिस्टेंस जो है ये कम हो गया। सो 2d डिस्टेंस कम ट्रैवल करना होगा लाइट को। यहां पर देखिए मैं ये मान के चलूंगा, चूंकि ये बीएससी का वीडियो बन रहा है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि जो इंटरफेरेंस का बेसिक्स है वो आपको पता है, और साथ ही साथ कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ये भी आपको पता होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर दो लाइट वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का हो तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है, बनाता है मुझे कहना चाहिए। और अगर 180 डिग्री का ऑड मल्टीपल्स भी हो, जैसे कि 180 डिग्री और 540 डिग्री, ये सारे अगर फेज डिफरेंसेस हो तो भी ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाता है जब कोई फेज डिफरेंस ना हो, अर्थात हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस 0 डिग्री का हो या फिर फेज डिफरेंस 360 डिग्री का हो। इस तरह से अगर 360 डिग्री का जो मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, उन फेज डिफरेंसेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। साथ ही साथ अगर हम इसे फेज डिफरेंस के टर्म में एक्सप्लेन ना करें बल्कि पाथ डिफरेंस और इसकी वेवलेंथ के टर्म में इसे एक्सप्लेन करें, तो हम कहेंगे कि अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज का पाथ डिफरेंस है 0 हो, अर्थात कोई पाथ डिफरेंस ना हो, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और अगर इसका जो वेवलेंथ है उसका आधा पाथ डिफरेंस हो तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। वेवलेंथ जितना ही पाथ डिफरेंस हो तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। वेवलेंथ का 1.5 गुना पाथ डिफरेंस हो तो डिस्ट्रक्टिव, 2 गुना पाथ डिफरेंस हो तो कंस्ट्रक्टिव, फिर 2.5 गुना पाथ डिफरेंस हो तो डिस्ट्रक्टिव, 3 गुना पाथ डिफरेंस हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। इस तरह से इंटरफेरेंस बनते जाते हैं। तो इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि मान ले अभी स्क्रीन में एक सर्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, हम नॉब को घुमाएंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज होगा। फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम मान ले कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कुछ ऐसे हैं। हम इस नॉब को रोटेट कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, फ्रिंजेस छोटे हो रहे हैं। छोटा होते होते इस पॉइंट ऑफ टाइम में वापस ये वही इंटरफेरेंस पैटर्न बना लेता है जो कि पिछले केस में था जब हमने माना था फेज डिफरेंस 0 का है। तो हम कहेंगे अभी जो फेज डिफरेंस है ये 360 डिग्री का हो गया दो वेव्स के बीच। इसे और घुमाए, वापस वही इंटरफेरेंस पैटर्न जब मिलेगा तब हम कहेंगे कि फेज डिफरेंस अब 360 इंटू 2 अर्थात 720 डिग्री का हो गया है। वेवलेंथ के टर्म में अगर कहें तो जैसे ही इंटरफेरेंस पैटर्न वापस आता है, पिछला पैटर्न वापस आता है, तो हम कहते हैं कि पाथ डिफरेंस जो है ये वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस हो गया। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू वेवलेंथ। अगले बार जब ये आएगा वापस यही इंटरफेरेंस पैटर्न तो हम कहेंगे कि ये पाथ डिफरेंस जो है ये ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ हो गया। इसका मतलब
कि जब यहां पर स्क्रीन में एक बार क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद फिर से एक बार क्रॉसओवर हुआ, तो इस बीच में ये दो क्रॉसओवर्स के बीच में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस इस लैम्डा के आधा होगा, क्योंकि 2d इस लैम्डा के बराबर होगा। तब जाके यहां का इंटरफेरेंस पैटर्न वापस आ जाएगा, पुराना इंटरफेरेंस पैटर्न। सो उस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि अगर n क्रॉसओवर्स होता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का, n क्रॉसओवर्स, तो हम कह सकते हैं कि 2d इज इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि ये जो पाथ डिफरेंस है 2d पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस अगर n बार क्रॉस ओवर करता है तो ये पाथ डिफरेंस लैम्डा के n गुना के बराबर होगा। क्योंकि देखें, एक बार क्रॉस ओवर तो पाथ डिफरेंस होगा 1 लैम्डा, 2 बार क्रॉस ओवर होगा तो फिर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, 3 बार क्रॉसओवर हुआ तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, और n बार अगर क्रॉसओवर करता है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इस सेंटर को तो हम कहेंगे पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये जो d है ये बराबर होगा n लैम्डा ओवर 2 के। हम ऐसे अगर लैम्डा पता करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय n। सो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है उसका वेवलेंथ कितना है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।